हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मिस्टर क्लास 9-10। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के इंग्लिश का सप्लीमेंट्री रीडर, जिसका आज हम सेकंड चैप्टर पर डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हमने प्रोज पोएट्री के सारे चैप्टर्स कवर कर लिए हैं और सप्लीमेंट्री का भी पहला चैप्टर कवर कर लिया गया है। जो पहला एडिशन के बारे में चैप्टर था थॉमस अल्वा एडिशन, उनका चैप्टर भी हमने कवर कर लिया है। ये आपका सेकंड चैप्टर है, द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य। तो इससे पहले की वीडियोस अगर आपने नहीं देखी है, आप देखना चाहते हो, जाइए चैनल पे विजिट कीजिए और सारे वीडियोस आप देख सकते हो, आपको फ्री में अवेलेबल है। तो आइए शुरू करते हैं आज का चैप्टर। आज का चैप्टर है द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य। विक्रमादित्य का जजमेंट सीट, न्याय करने वाला जो सीट था वो क्या था। सिस्टर निवेदिता ने इसको अडॉप्ट किया हुआ है, एक स्टोरी से, पुरानी कहानी से इसको लिया हुआ है, जिसमें बताया गया है जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य के बारे में। आई होप आप में से सभी लोग, जितने लोग हैं, विक्रमादित्य को जानते होंगे। नाम तो सुना ही होगा आपने विक्रमादित्य का। विक्रमादित्य एक ऐसे राजा थे, एक ऐसे किंग थे जो अपनी लाइफ में ना जजमेंट को बहुत वैल्यू दिया करते थे, जिनके नाम से आज जो विक्रम संवत चलता है, इन्हीं के नाम के बाद उसकी से शुरुआत हुआ था विक्रम संवत की। काफी इंपॉर्टेंट राजा थे जो जजमेंट और लर्निंग को बहुत इंपॉर्टेंस दिया करते थे। उन्होंने अपने जीवन में लर्निंग को बहुत इंपॉर्टेंस दिया हुआ। उनका पूरा राज दरबार था वो लर्नर्स से भरा हुआ था, ज्ञानियों से भरा हुआ था। उनके बारे में स्टोरी कहा जाता है कि उन्हें कभी भी धोखा नहीं दिया गया। उनकी जो जस्टिस के न्याय में होता है ना, आप जस्टिस लेने जाते हो, कोई दूसरा दलील ला करके, कोई फर्जी फेक ला करके आपको, जो आप सही भी हो तो आपको गलत प्रूव कर देता है, बट ऐसा कभी विक्रमादित्य के साथ नहीं हुआ। उनका जजमेंट हमेशा सही रहा। कितनी भी क्रिटिकल से क्रिटिकल सिचुएशन हो, उनका जजमेंट हमेशा सही रहा। इसीलिए उनको वर्ल्ड का सबसे बेस्ट जजमेंट करने वाला, न्याय करने वाला व्यक्ति कहा गया है। और उनकी सीट को कहा गया है जजमेंट सीट, कि उनकी सीट पर जो बैठेगा वो जजमेंट करेगा। तो कहानी इनकी इस तरह से शुरू होती है, लेकिन बाद में क्या होता है, जब विक्रमादित्य की मृत्यु होती है तो विक्रमादित्य की मृत्यु के बाद उनका राज्य धीरे धीरे खत्म हो जाता है और लोग उनको धीरे धीरे टाइम के साथ भूलना शुरू कर देते हैं। और उनके जो महल है, जो उनके फोर्ट थे, उनका सीट था, सब क्या हुए, जंगल में तब्दील हो गए, पुराने खंडहर बन गए। और धीरे धीरे आप देखते हैं किस तरह से मिट्टी पड़ती चली जाती है और ऊंची से ऊंची इमारतें भी डाउन होती चली जाती हैं। तो वो पूरी तरह से पड़ चुका था, वो जंगल बन चुका था। उनका जो पूरा महल था वो जंगल के रूप में बन चुका था, जहां पर आसपास के जो गांव वाले थे वो वहां पर अपनी गायें चराने, भैंसे चराने, चारागाह के लिए, चारे के लिए, जो है घास काटने या कुछ चीजें लेने के लिए वो अक्सर जंगल में आया करते थे। बच्चों का भी एक गिरोह था जो कि गायों को लेकर के आता था चराने। सुबह गायों को लेकर के आते थे चराने और शाम को जब रात होने लगती थी तो सभी एक साथ इकट्ठा होते थे और अपने घर को निकल जाते थे। तो इस तरह से इनका लाइफ चल रहा था। एक दिन क्या होता है, वो घूमते घूमते उस जंगल में एक तरफ जाते हैं जहां वो देखते हैं कि एक सुंदर सा मैदान बना हुआ है, जहां पर ऐसा लगता है कि नुकीले नुकीले कहीं कहीं पत्थर निकले हुए हैं। जैसे कि आप कोई फोर्ट होता है या कोई किला होता है तो उसके ऊपर गुंबद टाइप बना होता है ना, तो नुकीले नुकीले कई जगह ऐसे पत्थर निकले हुए थे। और एक जगह ऐसे दिख रहा था कि चारों तरफ से छोटी छोटी सीटें लगी हुई हैं और बीच में एक बड़ा सा सीट जैसा लग रहा था, जो मिट्टी का ही हो चुका था क्योंकि ढक चुका था, बट ऐसा लग रहा था कि वो एक सीट है। उन्हीं गांव वालों में से एक बच्चा जाता है और उस सीट पर बैठ जाता है। सीट पर बैठते ही उसके अंदर कुछ अलग सी सिचुएशंस आ जाती है। वो नॉर्मल बच्चे जैसा नहीं रह जाता है। वो कहता, अब सभी को बुलाता है कि कम यार यहाँ आओ, सबको अपने साइड बुलाता है और कहता है कि तुम कोई भी सिचुएशन ला करके दो, मैं उसका जस्टिस कर दूंगा, मैं उस पर न्याय कर दूंगा। तो तुम वैसे ही, मतलब कोई भी बहाना बना करके कोई लेकर के आओ, मैं जस्टिस करता हूं। तो वो लोग आपस में ही लड़ने लगते हैं और एक मामला सामने लेकर के आते हैं कि ये जमीन इनकी है या इनकी है। तो जब उसको फैसला देना होता है वो पूरी तरह से सीरियस हो जाता है, पूरी तरह से गंभीर, जैसे कि कोई एक जज हो वैसा गंभीर हो जाता है कि वो सिचुएशन को जब देखता है। जब तक वो सीट पर बैठा रहा उसी तरह से वो गंभीर रहा। उसने फैसला सुनाया, दूसरा जो लेकर के आए, दूसरा कोई मामला लेकर के आए, उसका भी निर्णय उसने सुनाया। ऐसे ऐसे करते करते कई घंटे बीत गए और शाम को जाने का टाइम हो गया। वो जजमेंट सीट से नीचे उतरा, वो जो जगह था वहां से नीचे उतरा वो टीले से, और वो नॉर्मल बच्चों की तरह हो गया। लेकिन जब तक वो वहां पर बैठा रहा एकदम अलग ही सिचुएशन थी उसकी, एक अलग ही तरह का वो दिख रहा था जब तक वो वहां बैठा रहा। और जब वो वहां से उतर करके नीचे आया तो आम बच्चों की तरह हो गया। इसी तरह से कई दिन तक चलते रहे। धीरे धीरे उसकी पॉपुलैरिटी, उसकी चर्चा बढ़ने लगी कि ये बहुत अच्छा जस्टिस कर देता है, कोई भी सिचुएशन लेकर के आओ ये जस्टिस कर देता है।
तो इसी तरह से धीरे धीरे उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ती रही, लोग अपने जो भी सिचुएशंस थे लेकर के आते और वो उनको इस तरह से सेटिस्फाई कर देता अपने आंसर से, अपने निर्णय से, कि दोनों पक्ष ही सहमत होकर के जाते हैं और सभी हंसी खुशी रहते हैं। धीरे धीरे इसकी चर्चा जो है काफी दूर दूर के शहरों में फैलने लगी और वहां का जो राजा था उस तक पहुंची कि एक बच्चा है जो इस तरह से निर्णय करता है। तो उसने कहा ये जरूर ही विक्रमादित्य के जजमेंट सीट पर बैठा होगा। बताया गया कि एक सीट की तरह है, तो उसने कहा जरूर ही वो विक्रमादित्य की जजमेंट सीट पर बैठा होगा, तभी वो ऐसा निर्णय कर पा रहा है। क्योंकि जजमेंट सीट के विक्रमादित्य के बारे में तो उनके जो बाद के राजा थे उनको भी पता था, लेकिन ये नहीं पता था कि उनका महल वही स्थान पर है। लेकिन जजमेंट के बारे में उनके सबको पता था। वो सोचता है कि अगर मैं वो जो सीट है उसको निकलवा करके अपने महल में लेकर के आ जाऊं तो मैं भी बैठ करके विक्रमादित्य के जैसे अच्छे निर्णय दे पाऊंगा और लोग मुझे भी याद करेंगे। तो वो अपने सैनिकों को भेजता है और उस जगह को खुदवाने लगता है और वहां से वो निकालने की कोशिश करता है। जो बच्चा वहां पर बैठता था उसको काफी दुख हो रहा था, ऐसा लग रहा था कि कोई उसका अपना जा रहा हो। काफी खुदाई के बाद उसको निकाला गया और जजमेंट सीट को लेकर के महल आया गया। जजमेंट सीट को जो है 25 जो एंजल्स थी वो अपने ऊपर ऐसे उठाए हुए थी, जजमेंट सीट को अपने ऊपर धारण किए हुए थे। उस जजमेंट सीट को 25 एंजल्स उसको लेकर के आया गया महल में, अच्छे से धुलाई करके रखवाया गया महल के बीचों बीच में। और राजा ने ऑर्डर दिया पूरी अपनी प्रजा को कि सब लोग 3 दिन का व्रत रखेंगे, ईश्वर से प्रार्थना करेंगे, तो मैं उस सीट पर चौथे दिन विराजमान होऊंगा। 3 दिन तक इसी तरह से चलता रहा, सबने फास्ट रखा, सबने प्रेयर किया और आ गया फाइनली वो दिन, चौथा दिन, जब राजा जाकर के वहां पर बैठने वाला था। राजा जाता है बैठने के लिए, तो जब वो पहुंचता है महल में अपने दरबार में, तो उसके जो पीछे सैनिक है या उनके दरबारी थे वो 3 भागों में बैठ जाते हैं। कुछ लेफ्ट चले जाते हैं, कुछ राइट चले जाते हैं और राजा स्ट्रेट चला जाता है। जब वो सीट के पास पहुंचता है, सीट को नमन करता है और आगे बढ़ता है, तभी उसमें से एक एंजल निकलती है और कहती है स्टॉप, रुक जाओ, पहले मेरे क्वेश्चन का जवाब दो। क्या तुमने कभी लाइफ में ये नहीं सोचा कि तुम अपना साम्राज्य बढ़ा करके किसी और के साम्राज्य पे कब्जा कर लो? तो वो राजा कुछ देर तक सोचता रहा, फिर उसने कहा सोचा है। तो फिर उसने कहा कि तुम इसके वर्दी नहीं हो, तुम इसके लायक नहीं हो, जाओ फिर से 3 दिन तक इसी तरह से फास्टिंग करो, प्रेयर करो, शायद तुम शुद्ध हो जाओ तो तुम इस पर बैठने के हकदार होगे। और ये कहकर के वो एंजल उड़ जाती है। अब 24 एंजल बचती हैं। इसी तरह से 3 दिन तक फास्टिंग करने के बाद, प्रेयर करने के बाद राजा फिर से पहुंचता है। फिर से एक एंजल कहती है स्टॉप, रुको, पहले मेरे क्वेश्चन का जवाब दो। वो क्वेश्चन पूछती है कि क्या तुम्हें कभी भी किसी की समृद्धि को देख करके, किसी दूसरे की समृद्धि को देख करके जलन महसूस नहीं हुई या उस पर अधिकार करने का आकांक्षा नहीं आया? तो उसने कहा आया। तो उसने कहा तुम अभी वर्दी नहीं हो, इसके योग्य नहीं हो। और ये कह करके उसने कहा 3 दिन फिर से जाके प्रेयर करो और फिर से आना। वो ऐसा कह करके चली जाती है। अब बचते हैं 23। इसी तरह से राजा को 3 दिन तक करते करते सारे एंजल्स उड़ गए। लास्ट में केवल एक एंजल अपने ऊपर उस सिंहासन को उठाए हुए बची हुई थी। और लास्ट बार में जब राजा पहुंचता है तो उस एंजल ने भी कहा स्टॉप, रुको, अगर तुम इसके वर्दी हो तो तुम आसानी से इस पर बैठ पाओगे, लेकिन पहले मेरे एक क्वेश्चन का जवाब दो। क्या तुम्हारा दिल इतना प्योर हो चुका है जितना प्योर एक बच्चे का, एक छोटे बच्चे का दिल होता है? राजा ने सोचा, फिर कहा नो, आई एम नॉट वर्दी, मैं उस योग्य नहीं हूं। और तब ऐसे कहा कि अब तुम इस पर नहीं बैठ सकते। और वो एंजल उड़ी और अपने साथ उस जजमेंट सीट को भी लेकर के चली गई। और तब से ही वो जो जजमेंट सीट था वो डिसअपियर हो गया और तब से किसी ने भी विक्रमादित्य के उस जजमेंट सीट को नहीं देखा। तो आई होप आपको पूरा चैप्टर समझ में आया होगा, पूरी स्टोरी समझ में आया होगी, कैसे विक्रमादित्य का वो जो सिंहासन था वो मिला और मिलने के बाद वो किस तरह से गायब हो गया। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो ना तो लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हो तो एक बार जाकर के विजिट करो। आप क्लास 9th या 10th में हो तो आपके लिए क्या इंपॉर्टेंस है इस चैनल में? कोई भी चैनल ऐसा नहीं है जो आपको क्लास 9, 10th के इस तरह के सब्जेक्ट्स के वीडियोस लाता होगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।